बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ लॉ। इससे पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लॉ, मीनिंग, डेफिनेशन इन स्कोप ऑफ लॉ पढ़ चुके हैं। इफ़ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लॉ। व्हाट इज नेचर? ये नेचर है क्या? नेचर का मतलब है किसी चीज़ की जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक फीचर एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना, उसको हम नेचर कह सकते हैं। अगर हम नेचर ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पर हम लॉ की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, लॉ की जो फीचर है, लॉ की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़ेंगे। और हम इससे ये मतलब भी ले सकते हैं कि एक लॉ जो है किस तरह होना चाहिए, एक लॉ में कौन कौन सी जो है वो खुसूसियात होनी चाहिए। तो हम आज ये सब पढ़ेंगे। हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द फीचर ऑफ लॉ। सो द फर्स्ट वन दैट इज यूनिफॉर्मिटी है। द फर्स्ट वन फीचर जो है वो क्या है? वो यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? एक लॉ जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक लॉ जो है वो सब पर जो है एप्लीकेबल होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है दैट द लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरीवन। लॉ सब पर एप्लीकेबल होगा। मीन जो गरीब है लॉ उस पर भी एप्लीकेबल होगा, जो अमीर है लॉ उस पर भी एप्लीकेबल होगा। सो ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब है दैट द लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, जब कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून बनाता है, लॉज बनाते हैं, तो लेजिस्लेशन को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जहन में रखकर कानून बनाना चाहिए। चूंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज ad altrum patrum। ad altrum patrum, ओके। ये पहली जो चीज है वो ad altrum patrum है। ad altrum patrum में लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। या हम कह सकते हैं कि हियर बोथ द पार्टीज। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो पहली चीज है वो ad altrum patrum है। ad altrum patrum का मतलब है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, या हियर बोथ द पार्टीज। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी शख्स को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती, पनिशमेंट नहीं मिल सकती। एक शख्स को पहले सुना जाएगा, उसके बाद डिसीजन जो है वो होगा। सुनने से पहले कोई वो डिसीजन नहीं दे सकता। कोई जज, कोई शख्स किसी के खिलाफ सुनने से पहले डिसीजन नहीं दे सकता। पहले उस शख्स को सुनेगा, उसके बाद कोई फैसला होगा, उसके बाद कोई डिसीजन होगी। ठीक है। सो यही मतलब है कि हियर बोथ द पार्टीज। एक शख्स को सुन लिया गया, दूसरे को भी सुना जाएगा। टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को जो है डिफेंड करना, अपने आप को जो है इनोसेंट प्रूव करना। सो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में है कि हियर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, इक्वली सुना जाएगा, इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। ठीक है, इक्वली चांसेस दिए जाएंगे। उसके बाद कोई वो फैसला होगा, उसके बाद कोई डिसीजन होगी। ठीक है। सेकंड जो है वो सेकंड थिंग जो है वो रूल्स अगेंस्ट बायस है। रूल्स अगेंस्ट बाइस। रूल्स अगेंस्ट बाइस का मतलब क्या है? दैट नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। नो वन कैन बी
a judge in his own case. रूल्स अगेंस्ट बाइस का मतलब यह है कि कोई शख्स अपने केस में जज नहीं बन सकता। अगर कोई शख्स अपने केस में जज बन गया तो वो अपने ही फेवर में फैसला देगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि कोई शख्स अपने केस में जज नहीं बन सकता और आइडियल्ट्रम पार्ट्रम जो है दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। सो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर ऑफ लॉज। इम्पार्शियलिटी का क्या मतलब है? नेक्स्ट जो है थर्ड वन वो इम्पार्शियलिटी है। इम्पार्शियलिटी मीन्स द लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरीवन इक्वली। यहां पर हम कह सकते हैं इक्वली। यूनिफॉर्मिटी में एंड इम्पार्शियलिटी में कंफ्यूज नहीं होना। यूनिफॉर्मिटी में हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्मिटी में हम कहते हैं कि लॉ शुड बी एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरीवन। लॉ हर किसी पर एप्लीकेबल है। इम्पार्शियलिटी में हम क्या कहते हैं? इम्पार्शियलिटी में हम कहते हैं कि लॉ तो एप्लीकेबल होगा लेकिन इक्वल सेंस में होगा, बिल्कुल सेम सेंस, बिल्कुल इक्वली एप्लीकेबल होगा हर किसी पर। जो गरीब है ला उस पर भी एप्लीकेबल है, जो अमीर है ला उस पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन इम्पार्शियलिटी कहता है कि बिल्कुल सेम सेंस में एप्लीकेबल होगा। जिस तरह गरीब पर ला एप्लीकेबल है उसी तरह अमीर पर भी एप्लीकेबल है। अगर कोई गरीब लॉ को वायलेट करे तो जो सजा उस गरीब को मिलती है, इसी तरह इफ द रिच पर्सन वायलेट्स दैट लॉ he will be punished same as the case like the poor person। जिस तरह गरीब को सजा मिली है उसी तरह जो है वो एक अमीर को, रिच पर्सन को भी सजा मिल सकती है। बिल्कुल इक्वली और सेम एप्लीकेबल है लॉ हर किसी पर, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट जो है पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन। लेट्स सपोज अगर कोई शख्स किसी लॉ को वायलेट करता है तो क्या होगा? मीन ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन का मतलब ही यही है कि अगर कोई शख्स किसी लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, तो वो शख्स को उसको क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी, जो लॉ में जो सजा वो है, ठीक है। नेक्स्ट टेरिटरी। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो टेरिटरी है। टेरिटरी मीन लैंड हम कह सकते हैं, जमीन हम कह सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट हम कह सकते हैं। टेरिटरी का मतलब यह है कि लॉ एक टेरिटरी के लिए बनाया जाएगा। जिस टेरिटरी के लिए जो कानून, जो लॉज बनाए जाते हैं वो उस टेरिटरी पर एप्लीकेबल होगा। मतलब पाकिस्तान के जितने लॉस है वो पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, इंडिया के जितने लॉस है वो इंडिया पर एप्लीकेबल है। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट मोर कंट्रीज, सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन लॉस, ठीक है। सो हर टेरिटरी के लिए अपने जो है वो लॉस होते हैं। यहाँ पर हम लेट मी गिव यू फर्दर नॉलेज अबाउट द लॉज। लॉज में हम 3 लिस्ट को पढ़ते हैं। एक जो है फेडरल लिस्ट है, एक प्रोविंशियल लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। फेडरल लिस्ट जो है वो लॉज जो फेडरली एप्लीकेबल है उसको हम फेडरल लिस्ट कहते हैं, वो हमारे पास जो है फेडरल लिस्ट में होंगे वो लॉज। प्रोविंशियल लिस्ट जो है, प्रोविंशियल लिस्ट में हर प्रोविंस के अपने ही लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल केपी है, ठीक है, सिंध है, बलोचिस्तान है, पंजाब है, ठीक है। सो पंजाब का जो अपने लॉस है, इसी तरह सिंध, केपी, बलोचिस्तान, क्लियर, हर प्रोविंस के जो है वो अपने लॉस है, तो वो हम प्रोविंशियल लिस्ट में जो है देख सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट वो लॉज होते हैं जो फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल सतह पर होते हैं। मतलब जितने भी लॉज है वो फेडरल में भी एप्लीकेबल है, इसी तरह वही लॉज जो है प्रोविंशियल में भी एप्लीकेबल है। अगर हम मोटरवेज की लॉस देंगे, हाईवेज की लॉस देंगे, गैस की लॉस देंगे,
तो ये क्या है, ये फेडरली एज वेल एज प्रोविंशियली एप्लीकेबल ऑन बोथ, फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल, दोनों पर क्या है, दोनों पर जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, सो तीन लिस्ट को हम पढ़ सकते हैं। तो इट्स द मीनिंग ऑफ टेरिटरी। डेफिनेट का जो मतलब है, नेक्स्ट जो है वो डेफिनेट है। डेफिनेट मीन एकला जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, अनक्लियर वेग नहीं होना चाहिए। एक ला इस तरह होना चाहिए ना कि एक लेमैन पर्सन भी समझ सके, उसको लॉ को पढ़कर समझ सके कि इसका जो है ये मीनिंग है। लॉ यहाँ पर हम जो है इस ये इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, और यही इस लॉ का जो है वो इंटरप्रिटेशन है। सो एक लॉ, बेहतरीन लॉ वही लॉ है जो डेफिनेट होगा, जो क्लियर एंड बिल्कुल नाउन होना चाहिए, और जो नाउन होगा और क्लियर होगा, सो उसको हम जो है बेहतर लॉ कंसिडर कर सकते हैं। द सेकंड लास्ट वन दैट इज डायनामिक। डायनामिक का जो मतलब है वो एकला जो है चेंजेबल होना चाहिए, अमेंडेबल होना चाहिए। मीन वक्त के साथ साथ हम जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बेहतरीन लॉ वही लॉ होगा जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम जो है चेंजेस कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। द लास्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ पीस। लॉ का बेसिकली मतलब ही यही है कि पीस को प्रोटेक्ट करे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को जो है वो प्रोटेक्ट करे। बेहतरीन लॉ वही लॉ होगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो लाता है, पीस को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। सो दैट विल बी कॉल्ड द बेस्ट लॉ ऑफ द कंट्री। सो आज हमने नेचर ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉ। ठीक है, इफ you have any kind of question, you can ask through comment. Thank you so much.